ओके, ये फेब मार्च 2023 का पेपर है, इसका हम सेकंड केस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस स्कैन कर रहे हैं, विच इज व्हाट, वेडिंग गिफ्ट्स। पढ़ते हैं इस केस को, फिर हम आगे बात करते हैं। WG is owned by Thomas, who is a sole trader. He used to own part of a large wedding business which failed and went into administration. देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का टर्म है ना, नया आया है, पहले हमारे सिलेबस में नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अब हमारा बिजनेस इस मौके पे पहुंच चुका है या इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि वो लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर है, अब वो आगे ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अकाउंटेंट या एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल बिठाया जाता है जो सारे मामलात को, सारे फाइनेंसेस को मैनेज करता है टू द पॉइंट जब तक एक सूटेबल बायर नहीं मिल जाए, या टू द पॉइंट बिजनेस उस क्राइसिस से बाहर ना आ जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी तो हमारे सिलेबस के अंदर आई है। तो मतलब सिनेरियो ये हो चुका है कि वो एक वेडिंग बिजनेस ओन करता था जो फेल हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले गया, और बेसिकली ये एक सोल ट्रेडर था। क्या था? सोल ट्रेडर था। थॉमस स्टार्टेड अप वेडिंग गिफ्ट्स 2 years ago using all his savings. अपना पूरा पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया। WG is profitable but there are no retained profit. बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है लेकिन कोई रिटेन प्रॉफिट्स नहीं है, अपने पास इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। रिटेन प्रॉफिट ये होता है जब अपने सारे एक्सपेंसेस वगैरह पे ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना बिजनेस के अंदर, आप रखते हो फॉर फ्यूचर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और ग्रोथ, वो नहीं। इट हैज अ पॉजिटिव कैश फ्लो एंड नो डेट्स, लायबिलिटीज भी नहीं है और कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। आगे बात करते हैं। थॉमस मैन्युफैक्चर्स पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी मेड टू ऑर्डर गिफ्ट्स होंगे, जो सामने से ऑर्डर आता होगा उस हिसाब से गिफ्ट्स बना के देता होगा ये। विद द नेम्स ऑफ द मैरिड कपल एंड देयर वेडिंग डेट, यानी पर्सनलाइज करता है, मेड टू ऑर्डर गेम है। These gifts are given to wedding guests by the married couple. अच्छा, the gifts are made to each customer's specification using a 3D printer owned by Thomas, और डेटा दे दिया, ठीक है। Table 2.1 shows the data for a recent order inquiry from Joe who is getting married soon. Design small star with personalization. Quantity 250 है, वेरिएबल कॉस्ट 1.20 है, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट 150 है, और इनका मेथड क्या है? इनको एक कोड बना के सेंड करना है। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर $150 लगेंगे। हाँ हाँ वही होती है। अब ये बोल रहे हैं कि लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का। 50% मार्कअप क्या है? 50% मार्कअप, यानी जो भी टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट आ रही होगी पूरे ऑर्डर की, उसके ऊपर 50% ऐड करके बता देगा भाई कि मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा। Thomas receives an email reply from Joe. Hey Thomas, thanks for the code. I am a social media influencer and my wedding will be streamed on the internet for lots of people to see. I have 0.2 million followers on social media and I know that they will love your product. I think you should give me the order for free. अब वो क्या मांग रहा है? एक तरीके से PR पैकेज मांग रहा है कि भाई ये मेरा ऑर्डर आप फ्री में दे दो, और मैं जब लाइव स्ट्रीम करूंगा तो तुम्हारा नाम वगैरह ले लूंगा, तो तुम्हारी पब्लिसिटी हो जाएगी और तुम्हारे पास और ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा, email from Joe. The demand for Thomas products is high, especially during the peak wedding season. यानी इनका प्रोडक्ट अच्छा है और पीक वेडिंग सीजन में डिमांड अच्छी होती है। He would like to purchase an additional 3D printing machine so that he can meet demand throughout the year. अब सिनेरियो ये हो सकता है कि डिमांड ज्यादा आ रही है और इनके पास इतने ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो डील कर पाए। He has found the ideal machine which would cost $60,000. Thomas knows that there are many factors which will influence his choice of source of finance for the new machine. ठीक है, तो बारी बारी लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल तो इजी है, बेसिक सा सवाल। क्या बोल रहा है जी अब्दुर्रहमान? ईयर बता देंगे। ये फेब मार्च 2023 है, पेपर 2 सेकंड केस, ठीक है। सही, थैंक यू। आइडेंटिफाई वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ बोल रहा है आइडेंटिफाई कर लो। तो भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज में तो कुछ भी लिख दो। लैंड के अंदर से आप लिख दो the premises on which the business is established, या फॉर एग्जांपल आप लिख दो लेबर के अंदर वर्कर्स। जो आइडेंटिफाई वन फैक्टर, सिर्फ आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल नहीं, लैंड नहीं लिखोगे, स्पेसिफिक टू द बिजनेस लिखोगे। द एरिया वेयर द बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, और आप लिख सकते हो द वर्कर्स वर्किंग ऑन द मशीन्स।
या दूसरा इनका वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 3D प्रिंटर जो कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते थे, हाँ उसमें से लिंक करना, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारे पास 3 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर। प्रॉपर डेफिनेशन आएगी इसकी। आप पहले इसको बताओगे दैट सोल ट्रेडर इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। कौन सा बिजनेस है? अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, जिसकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, और उसके पास क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ नहीं, एंटरप्रेन्योर की नहीं, सोल ट्रेडर की डेफिनेशन नहीं, अलग अलग चीज। एंटरप्रेन्योर तो एक बंदा है ना, एंटरप्रेन्योर एक पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी हो सकता है। सोल ट्रेडर इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस which does not have separate legal identity, continuity and has unlimited liability. सही है। In case the business fails, the owner's personal assets will be at stake. ये आपने पूरा सोल ट्रेडर की डेफिनेशन लिख दी। अगला पार्ट मुझे बोल रहा है refer to table 2.1 and other information. Calculate the total price of Joe's order. पूरी प्राइस निकालनी है हमें, तो जरा ऊपर आगे प्राइस निकालते हैं। जरा यहाँ पर देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर स्टार कितनी? 1.20 और टोटल चार्ज है हमारे पास 250। तो जरा 1.20 को 250 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर चलाओ। $300 ये हो गए, और $300 में नीचे फिक्स कॉस्ट ऐड करो, $150, $450 हो गए। अब ये लोग पूछ क्या रहा था सवाल मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या निकालो, टोटल प्राइस। तो 450 तो मेरी कॉस्ट है, और उसके बाद मार्कअप कितना है? 50%। तो सिंपल दो तरीके, डायरेक्ट 450 का 150% निकाल लो, या पहले 450 का 50% निकालो और फिर ऐड कर दो। 675 आ रही है प्राइस, यानी $675 उसने कोट किया। हाँ क्या? 150% है। नहीं, वापस कर, क्या बोल रहे हो तुम? 250 देखो, 250 क्वांटिटी थी और 1.20 की वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 250 को 1.20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है $300। $300 में हमने फिक्स कॉस्ट ऐड करी 150, तो टोटल कॉस्ट हो गई $450। अब मार्कअप है मेरा 50%, तो 150% लगाया मैंने 450 का, तो आंसर आ रहा है $675 मेरी पूरी प्राइस है इस पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। Explain one advantage for Thomas of using cost-based pricing. ये B का पार्ट 2 बोल रहा है। Explain one advantage for Thomas of using cost-based pricing. लिखते हैं इसका आंसर। तो पहले हम उसको बताएंगे that cost-based pricing is a method in which we first determine the cost of producing a particular product or service and then add a certain percentage profit to it to determine the price. The benefit of cost-based pricing would be that Thomas will be able to recover the complete cost of the orders he gets, as he is adding profit on the cost that he is incurring. Therefore, the method will ensure that the complete cost is being recovered and the product is not being underpriced. आपने ये बता दिया इसको, ये एक सिनेरियो हो गया। ये और लिखना चाहो तो एक सिंपल घिसा बेटा, इजी टू कैलकुलेट। सही है, अगर कुछ इस तरह के सवाल हो, नहीं आ रहा हो, इजी फास्ट डालो, कहीं ना कहीं लग ही जाता है। आगे आते हैं, सवाल मुझसे बता रहा है एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज फॉर टॉमस ऑफ गिविंग जो द ऑर्डर फॉर फ्री। अब ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अब इसकी केस से लिंक करूंगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इसके पास। ये बोल रहा है एक एडवांटेज बताओ फ्री देने का और एक डिसएडवांटेज बताओ फ्री देने का। अब देखो, पहले बताएंगे, थोड़ा सा केस बिल्डअप करेंगे। जो इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड हैज अ फॉलोइंग ऑफ 22.2 million subscribers. Therefore, when his wedding will be streamed live, so 0.2 million subscribers will approximately see the wedding. The cost that Thomas will incur of producing the customized gifts will be what? $450. सही है।
So the advantage to Thomas of giving the order for free would be that his business will approximately reach 4.2 million subscribers only at a cost of $450, which might be significantly cheaper compared to the traditional mediums. हाँ सर थोड़ा सा आहिस्ता हाँ बोले। अभी डिक्टेट नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ पॉइंटर्स डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि असल में मेरे पास स्क्रीन का इशू है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगी, फिर आप उसके हिसाब से आंसर्स लिख लेना। अभी सिर्फ डिक्टेशन नहीं कर रहा, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट क्या हो गया कि सिर्फ $450 की कॉस्ट के अंदर हमारे पास गेम ये बन जाएगा कि हम 0.2 मिलियन लोगों तक अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएंगे, जिससे हमारी सेल्स बूम कर जाएंगी। चांस है कि हमारी सेल्स बढ़ जाए, हमारी रिकग्निशन इंक्रीज हो जाए। लेकिन हमें जो कि जी सर ये 450 जो आप बता रहे हैं, तो 450 क्यों कंसिडर करेगा कि 450 में क्यों जो को देगा? 450 की तो जो को कॉस्ट आ रही है ना, क्योंकि 450 में जो को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों बेयर करनी पड़ रही। कम से कम $450 से तो जो के है ना, सॉरी थॉमस की जेब से पैसा तो जा रहा है $450, तो आप इसको उधर से लिंक करोगे। मार्कअप क्यों नहीं लगाएगा वो? मार्कअप तो प्रॉफिट है ना आपका, आप मार्कअप को तो नजरअंदाज कर भी सकते हो कॉस्टिंग के अंदर कि मुझे कम से कम अपनी जेब से 450 की तो बेयर करनी ही करनी है। अगर आप लिखना चाहो तो आप उसको प्रॉफिट के हिसाब से भी लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं आपसे यहाँ पर करूं, दैट हमें ये नहीं पता कि जो है उसकी फॉलोइंग किस तरह के सेगमेंट के अंदर है, ठीक है। क्या उसकी फॉलोइंग बच्चों के सेगमेंट के अंदर है, क्या उसकी फॉलोइंग सीनियर सिटीजन के सेगमेंट के अंदर है, कहां पर है, ठीक है। और दूसरा जो है उसकी अपनी ब्रांड इमेज, उसका अपना मार्केट में परसेप्शन क्या है, ठीक है। क्या लोग जो लोग बेसिकली जिनकी शादी होने वाली है या वो लोग इसको देखते भी हैं, वैसी व्यूअरशिप है भी या नहीं है। अगर हम थॉमस को जो को फ्री में दे भी देते हैं, तो और अगर हमारे पास रेलेवेंट ऑडियंस तक वो पहुंचता नहीं, तो पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन। और अगर कोई उसकी जो स्ट्रीमिंग होगी उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, सही है, या कोई फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई ऐसा कंटेंट चले जाता है विच इज नॉट एथिकल और सम अदर सिनेरियो, जिसकी वजह से अगर हमारा बिजनेस उसके साथ एसोसिएट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, और हमारा बिजनेस भी अगर उसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो हमारी ब्रांड इमेज क्या हो सकती है। और दूसरी बात ये हो सकता है कि एक दफा हमने फ्री में दे दिया, तो और भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स शायद हमसे डिमांड करते रहे कि भाई आप हमें क्या दो, फ्री में दो, ठीक है। ये सिनेरियो आ सकता है हमारा। अगला हमारे पास 12 मार्क का सवाल है, इवैल्यूएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which may influence Thomas choice of source of finance for the new 3D printing machine। अब देखो, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे पास इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, लेकिन इंटरनल में इन्होंने एक चीज क्लियर कट बता दी है, रिटेन अर्निंग तो फैक्टर्स पूछ रहा है, सही है। इवैल्यूएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यानी मेथड नहीं पूछ रहा है वो क्या चूज करना है, फैक्टर्स मतलब कि आपको जो अमाउंट चाहिए वो कितनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपकी लायबिलिटी करंटली कितनी है, आपकी लायबिलिटी करंटली कितनी है, ठीक है। और दूसरी बात आपसे ये हम पूछ सकते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए फाइनेंस चाहिए, ठीक है। ज्यादा टाइम के लिए फाइनेंस चाहिए या कम टाइम के लिए फाइनेंस चाहिए। ये बिल्कुल रीसेंट पैटर्न है, बिल्कुल जो लेटेस्ट अपना पेपर है ना, फेब मार्च 23 का, वो है जो नए पैटर्न का है। हाँ हाँ, ये वही वाला पेपर, फेब मार्च इंडिया में होता है। तो यहाँ पर आप क्या फैक्टर्स देखोगे, एक तो टाइम, कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए, दूसरा कितना पैसा चाहिए और आपकी अपनी पोजीशन क्या है। ये सवाल बोल रहे थे, वो सवाल समझो, सवाल तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करना है, सवाल ने ये नहीं बोला। सवाल तुमसे ये बोल रहा है कि इवैल्यूएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी तुम्हें पहले बहुत सारे फैक्टर्स बताने हैं कि जब आप सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज कर रहे होते हो, आप देखते हो ना कि आपका अपना लीगल स्ट्रक्चर क्या है, क्या आपका, हाँ क्या आप देखोगे आपकी अपनी लायबिलिटी कितनी है, आप ये देखोगे कि आपको कितने टाइम के लिए फाइनेंस चाहिए, आप ये देखोगे कि आपको कितना फाइनेंस चाहिए, फिर आप सारी चीजें इवैल्यूएट करने के बाद एंड में देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। इस तरीके से आपका ये पूरा केस कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने पूरा डिस्कशन किया, ठीक है।
इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अभी कर रहा हूँ अपलोड, ठीक है, और फिर मैं इसी तरीके से दूसरा केस करते हैं, ठीक है।